स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना HRM का लास्ट चैप्टर जो कि है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पोटेंशियल अप्रेजल स्टार्ट किया हुआ था। और प्रीवियस वीडियो पार्ट के अंदर हमने ट्रेडिशनल जो मेथड्स थे परफॉर्मेंस अप्रेजल के वो कवर अप किए थे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मॉडर्न मेथड्स जो हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के वो कवर अप करेंगे। तो बच्चे, जो मॉडर्न मेथड्स हैं हमारे पास वो 5 मॉडर्न मेथड्स हैं, ठीक है। द वेरी फर्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, followed by 360-degree performance appraisal. Then comes the human asset accounting method. Fourth one is your behaviorally anchored rating scales. And last one is assessment center method. तो चलिए अब डिटेल में स्टडी करते हैं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बच्चे ये चीज़ आप अपनी मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस आउट करके आ चुके हैं कि जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड है, ये जो मेथड था इट वाज गिवन बाय पीटर एफ ड्रंकर इन 1954। बच्चे, पहले मैं एक आपको क्रक्स बता देती हूँ कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में होता क्या है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लेट डाउन कर दिए जाते हैं, फिर एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है, एक तरह से स्टैंडर्ड आप कह लीजिए कि हम कर देते हैं कि हमें इतना टारगेट अचीव करना है या हर एम्प्लॉय को इतना टारगेट अचीव करना है, और उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, फिर एक्चुअल में जो वो परफॉर्म करते हैं एम्प्लॉयज़, उसको फिर उन जो भी प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ मैच किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको चेकआउट किया जाता है। दिस इज़ नोन एज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और जो ये आप कह लीजिए क्राइटेरिया था, ये किसने propound किया था? इट वॉज propounded बाय पीटर एफ ड्रंकर इन 1954। तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर ये एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर हम कुछ एक स्टेप्स फॉलो करते हैं। और वो स्टेप्स क्या क्या है? द वेरी फर्स्ट वन इज़ जो सीनियर और सबऑर्डिनेट्स हैं वो क्या करते हैं, म्यूचुअली गोल्स को क्या करते हैं, डिटर्मिन करते हैं, गोल्स को डिटर्मिन कर लेते हैं, ठीक है, टू बी अचीव ड्यूरिंग द अप्रेजल पीरियड। दीज प्री डिटर्मिन गोल्स विल बी यूज टू इवेलुएट द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। जो भी सीनियर और सबऑर्डिनेट होते हैं ये म्यूचुअली क्या कर लेते हैं, गोल्स डिसाइड कर लेते हैं। सपोज़ अगर परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो उस परफॉर्मेंस मेजर के लिए गोल्स डिसाइड कर लेंगे। जैसे वो एम्प्लॉयज़ को टारगेट दे देंगे कि आपको इतने यूनिट्स सेल आउट करने हैं, इतने आपको यूनिट्स बेचने हैं। तो उसके बाद जो प्री डिटर्मिन्ड गोल्स होंगे यही क्या करेंगे, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट इज सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर द सबऑर्डिनेट्स। फिर हम क्या करेंगे, जो भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है सबऑर्डिनेट्स के उनको सेटअप करेंगे, ठीक है। These standards will be used as a yardstick against which the performance of the subordinates to be compared। मतलब एक तरह से परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, और ये एक तरह का यार्डस्टिक है क्योंकि इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल बी एक्चुअली मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे और फिर उसको कंपेयर किया जाएगा जो भी गोल्स हमने क्या किए थे, डिसाइड किए थे, ठीक है। फिर उसके अंदर जो भी अगर लूप होल्स हुए उसके अकॉर्डिंगली हमें पता लग जाएगा कि अगर हमने इतने का सेट टारगेट दिया था, क्या एम्प्लॉयज़ ने इतने का टारगेट अचीव किया है कि नहीं किया। अगर तो किया है तो वेल एंड गुड, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय हैज़ रियली परफॉर्म वेरी वेल। लेकिन अगर बात करें कि अगर उसने इतने का टारगेट अचीव नहीं किया तो स्टूडेंट्स वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल, ठीक है। और इसकी वजह से उसको अगर कोई ट्रेनिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो हम दे देंगे। इससे हम डिटर्मिन कर पाएंगे कि वेदर ट्रेनिंग नीड्स आर रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। आफ्टर दैट एस्टैब्लिश न्यू गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज ड्यू टू चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर द नेक्स्ट पीरियड बेस्ड ऑन द प्रीवियस परफॉर्मेंस अप लेवल्स। और बच्चे, फिर हम फर्दर क्या करेंगे कि वी ऑल नो दैट कि बिज़नेस डायनामिक है, इन्वायरमेंट डायनामिक है, रोज़ चेंजेस होते रहते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ही हम जो भी नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारा अप्रेजल का प्लान होगा उसके अकॉर्डिंगली नई गोल्स और स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट कर दिया जाएगा। ये था आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास सेकंड है वो है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। बच्चे, जो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल है ना, आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस मेजर होती है वो किन की तरफ से होती है, मल्टीपल रेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। आप देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं
They may be appraised by the immediate senior, supervisor, subordinate, consultant, customers and self. मतलब बहुत सारे रेटर्स हो सकते हैं जब भी हमने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करना है। और वो रेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? कोई सीनियर हो सकता है, कोई सुपरवाइज़र हो सकता है, कोई सब ऑर्डिनेट हो सकता है, कोई कंसल्टेंट हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, या इन सब का कॉम्बो भी हो सकता है। दिस टेक्निक ऑफ अप्रेजल बाय मल्टीपल रेटर्स इज़ नोन एज 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। स्टूडेंट्स, जहाँ पर मल्टीपल रेटर्स के द्वारा बहुत रेटीज़ की परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। This method of appraisal provides the broader perspective of about an employee's performance. इस मेथड के द्वारा हमें एम्प्लॉई की जो परफॉर्मेंस है उसका जो ब्रॉडर व्यू है वो मिलता है, बेटर डेवलपमेंट होती है एम्प्लॉयज़ की। नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज़ दैट मल्टीपल रेटर्स में असेस द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय विदाउट बायस। मतलब बहुत सारे रेटर्स देखिए करेंगे यहाँ पर, तो ये है कि दूसरे जितने मेथड के सपोज़ एक ही रेटर है, वो ही एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है, तो स्टूडेंट उसमें बायसनेस के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि एक ही पर्सन इन्वॉल्व है, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट अगर 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात की जाए, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे रेटर्स इन्वॉल्व होते हैं और सभी रेटर्स को आप कह लीजिए मैनिपुलेट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। It enables the employee to compare his perception about himself with the perception of rater. This method is effective in identifying and measuring interpersonal skills, team building skills and customer satisfaction. ठीक है, और इस मेथड से बच्चे बहुत सारी स्किल्स वगैरह डेवलप होती है, टीम बिल्डिंग स्किल्स होती हैं डेवलप, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। मेजर लिमिटेशंस यही है कि मल्टीपल रेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से आप कह लीजिए कि एक बैलेंस पॉलिसी फॉलो नहीं की जाती, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है लोगों की परफॉर्मेंस को मेजर करने का। और जो फीडबैक आपका इमीडिएट सुपरवाइज़र आपके बारे में दे सकता है वो डिफरेंट रेटर्स नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार आपकी उन रेटर्स के साथ जो इंट्रैक्शन है दैट इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो एक इंट्रैक्शन के अंदर पर्सन को जज करना दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये एक तरह से आप इसकी ड्रॉबैक लेकर चल सकते हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल की। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड। ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड बच्चे इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है हम इसको अकाउंटिंग की फॉर्म में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को लगाते हैं। अगर तो एम्प्लॉई अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए टीम वर्क है या हाई मोराल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम कहेंगे कि जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू है वो क्या कर रही है, इन्फ्लेट कर रही है, उनकी वैल्यू बढ़ रही है। बट ऑन दी अदर हैंड जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई झगड़े एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत है, आप कह लीजिए लेबर टर्नओवर रेट वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो हमारी वैल्यू है, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू है, वो क्या हो रही है, डिफ्लेट हो रही है। नेक्स्ट कम्स दी बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स। बच्चे अभी तक हमने ट्रेडिशन के अंदर दो टेक्निक्स करी थी, एक क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक करी थी और दूसरी हमने करी थी रेटर स्केल वाली टेक्निक। तो आप कह लीजिए कि जो बार्स हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, ये आप कह लीजिए कंबाइन करता है दोनों मेथड्स को, कौन से, रेटिंग स्केल मेथड को और क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड को। बच्चे इसमें होता क्या है कि जो आपके क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट्स वही होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंसिडेंट्स, कब कब आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ऑर्गेनाइजेशन में और कब कब आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। और आप साथ में क्या करते हैं, परफॉर्मेंस डायमेंशंस को भी क्या करते हैं, चूज़ आउट करते हैं। परफॉर्मेंस डायमेंशंस हो गए जैसे टेक्निकल स्किल्स होगी, या आप कह लीजिए कि नॉलेज हो गया जॉब का, या आपका सुपीरियर्स के साथ रिलेशन कैसा है, मीटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, और इन सब चीज़ों को आप किसके अंदर डाल देते हैं, रेटिंग स्केल के अंदर डाल देते हैं। जैसे आपने कोई एक रेटिंग स्केल बना लिया, रेटिंग स्केल के अंदर जो आपके ये परफॉर्मेंस डायमेंशंस है ना, इनको तो आप क्या लेकर चल रहे हैं, इनको आप लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट्स एंकर्स, बिहेवियर एंकर्स लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जैसे टेक्निकल स्किल हो गया, इनके आपने बना लिए, जॉब नॉलेज हो गया, टेक्निकल स्किल्स हो गया, ये सारे के सारे आपके परफॉर्मेंस आप कह लीजिए कि डायमेंशंस हैं, मतलब इनके बेसिस पर आपने परफॉर्मेंस चेकआउट करनी है। अब आप क्या करेंगे कि इनके अंदर ना क्रिटिकल इंसिडेंट्स डाल देंगे,
कि जैसे जॉब नॉलेज है कि आप किस, जैसे पर्टिकुलर पर्सन है रमेश की कौन से उसके हमने सारे के सारे इंसिडेंट्स नोट कर लिए कि रमेश की जॉब नॉलेज कौन कौन से इंसिडेंट के ऊपर ज़्यादा अच्छी रही थी। उसके बेसिस पर हम उसको क्या करते रहेंगे, रेटिंग्स प्रोवाइड करते रहेंगे। टेक्निकल स्किल उसने कब ज़्यादा अच्छे से शो करी, किस इंसिडेंट के ऊपर। तो ये होती हैं आपकी बिहेवियरली एंकर्ड स्किल्स, जिसको हम बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, इसके अंदर कुछ एक स्टेप्स है जो फॉलो किए जाते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ डिफाइन द क्रिटिकल इंसिडेंट। जिस भी लोगों, मतलब जिन लोगों को इन डेप्थ नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर जॉब की, वो क्या करेंगे, क्रिटिकल इंसिडेंट्स को डिफ़ाइन करेंगे। कौन से ऐसे इंसिडेंट्स है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ ने इफ़ेक्टिवली क्या किया था, काम किया था, कहाँ पर उसने लेस इफ़ेक्टिव बिहेवियर शो किया था। उसके बाद आप परफॉर्मेंस डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, और परफॉर्मेंस डायमेंशंस में स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं जॉब नॉलेज हो गया, टेक्निकल स्किल्स हो गया, सुपीरियर्स के साथ आपका रिलेशन कैसा था, कस्टमर्स के साथ आपका रिलेशंस कैसा था, ये सब चीज़ें। उसके अलावा रीएलोकेशन ऑफ इंसिडेंट, आप अगर ग्रुप ऑफ, मतलब आप दूसरे लोगों को भी बोल सकते हैं, मतलब एक्सपर्ट्स को ही, कि अगर उन्हें लगता है कि क्रिटिकल इंसिडेंट्स को रीएलोकेट करना है, ठीक है, दिस ग्रुप में बी गिवन द डेफिनेशन ऑफ जॉब, मतलब कि अगर उनको लगता है कुछ भी चेंजेस वगैरह करने हैं, रीएलोकेशन करना है, तो वो करेंगे। फिर हम इंसिडेंट्स, जितने भी क्रिटिकल इंसिडेंट्स हैं उनको स्केलिंग कर देंगे, और जो स्केलिंग होगी वो मैंने बताया आपकी जॉब डायमेंशंस के बेसिस, परफॉर्मेंस डायमेंशंस के बेसिस पर ही होगी। ठीक है, और स्टूडेंट जो लास्ट है वो है हमारे पास असेसमेंट सेंटर मेथड। ये जो मेथड है ये भी हमारा 1930 में डेवलप हुआ था, और बेसिकली ये इनिशियली अप्लाइड कहाँ पर किया गया था, मिलिट्री सिचुएशन जर्मन आर्मी के अंदर। और इसके अंदर जो परफॉर्मेंस थी एम्प्लॉयज़ की, वो हमने किस तरीके से इवैल्यूएट करी थी, हमने बहुत सारी जो टेक्निक्स थी उनका कॉम्बिनेशन यूज़ किया था। जैसे इसके अंदर रोल प्लेइंग हो गया, सपोज़ हमने पर्टिकुलर पर्सन को कोई रोल दे दिया कि अगर आप इस रोल में आते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। ठीक है, तो काफ़ी सारे मैथड्स को हम क्या करते हैं, एक सिंगल मैथड के ऊपर रिलाई नहीं किया जाता, बहुत सारे मैथड्स को यूज़ किया जाता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए। तो ये है आपका असेसमेंट सेंटर मेथड। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी कुछ एक मॉडर्न टेक्निक्स। ठीक है, एक बार मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया है, आप एक बार अपनी टेक्स्ट बुक को गो थ्रू कीजिए। स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो आप अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब जो हमारा रिमेनिंग कुछ एक 2 to 3 टॉपिक छोटे छोटे रह गए हैं इस चैप्टर के, वो नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर करके अपना जो चैप्टर है वो फुली वाइंड अप कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।